ये कहता है कि जो संसद है, संसद के 3 अंग होंगे। क्या होते हैं? कितने ऑर्गन्स होते हैं संसद के? 3 अंग होते हैं। दे आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। और वो 3 अंग कौन कौन से होंगे? तो उन 3 अंगों में पहला अंग तो होता है आपका कौन? राष्ट्रपति साहब, जिनको हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति। दूसरे अंग उसमें होते हैं आपका राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा अंग उसमें होते हैं लोकसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति साहब आप पढ़ चुके हैं, बताइए किस आर्टिकल में थे? तो ये तो आर्टिकल 52 में हम पढ़ चुके थे। अब देखो, मुझे एक बात बताइए, आप जरा सोचिए कि जब हम बात करेंगे राष्ट्रपति इसके अंग होंगे, तो राष्ट्रपति साहब का क्या रोल है? देखो, हमारे देश में संसद किस लिए बनाई गई है, या संसद का प्रावधान क्यों है? तो मैंने आपको कुछ याद हो तो जो कक्षा 2 थी हमारी, दूसरी ही क्लास में मैंने आपको समझाया था। अच्छा, आप में से कितने साथी हैं जो क्लासेस को लगातार कर रहे हैं, या जिनकी सभी क्लासेस कंप्लीट हैं, कि एक क्रम से आप करते आ रहे थे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जब अगर हम क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छे से वो क्लियर होंगी अगर हम समय पर रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था दोस्त, अगर आपको ध्यान हो, कि जो हमारे देश में विधायिका है उसका काम क्या है? कानून निर्माण का काम है। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का है। और वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए न्यायपालिका है, यानी कि जुडिशरी है। तो जो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर की बात है, तो संसद में जब मैंने आपको एक प्रक्रिया और समझाई थी कि संसद में कोई भी जब बिल बनता है तो वो किस प्रकार से आपका एक्ट बनता है। तो पहले बिल आता है। बिल आने के लिए क्या जरूरी है? कि वो दोनों सदनों से पारित हो। और दोनों सदनों से पारित होने के बाद में, यानी कि दोनों हाउसेस से अगर वो पास हो जाता है, तो दोनों हाउसेस से पास होने के बाद में कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट साहब के पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं वो हमने उसमें बात कर ली, कि या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या उसको रिजेक्ट कर लेंगे, या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देंगे। रिकन्सिडरेशन के लिए अगर भेज दिया है तो वापस अगर आया तो फिर उनको मानना पड़ेगा, है ना? ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो कहने का मतलब है, राष्ट्रपति साहब इसीलिए अंग हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक बन ही तब पाएगा, विधायिका बन ही तब पाएगी, जब राष्ट्रपति साहब उस पर अपना क्या दे देंगे? उस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, या उसको सहमति दें, चाहे बाद में या पहले सहमति दे दें। जैसे धन विधेयक के मामले में तो पहले ही सहमति ली जाती है इनसे। तो कहने का मतलब है, उनका जो एसेंट है, उनकी जो सहमति है, उनका जो आपका एक्सेप्ट करना है वो जरूरी है। बात समझ में? इसीलिए इसको बनाया गया संसद का अंग। ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका राष्ट्रपति होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किस आर्टिकल में है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है आपका आर्टिकल 80 में। और साथ में लोकसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। हम तो लोकसभा को एलएस ही बोलते रहेंगे, एलएस। ये किस में है? ये आर्टिकल 81 में है। ये आर्टिकल 81 में है। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन बन सकता है कि ये तो 3 अंग हुए, लेकिन मैं कभी भी पूछ लूँ आपसे, संसद में कितने सदन हैं, तो आंसर क्या होगा? संसद में सदन, सदन बोलते हैं आपका किसका? हिंदी का शब्द है, संस्कृत का भी शब्द है। सदन का अर्थ है आपका कमरा। तो क्या बोलते हैं? लोकसभा में आपका 2 कमरे। कितने कमरे? 2 कमरे हो गए। एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। ठीक है। तो अगर कभी भी हाउस पूछे आपसे, सदन पूछे, तो हाउस कितना बताएंगे आप? हाउस कहेंगे आप 2 हैं। और 2 हाउस कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको ये आर एस एल एस लिखने में? कभी आर एस कुछ और समझ लेते हो, है ना? एल एस कुछ और सोच लेते हो। कभी भी सदन पूछे आपसे, ये पूछे। अब देखो, राज्यसभा को हम क्या क्या कहते हैं? राज्यसभा को हम क्या क्या कहते हैं? किस किस नामों से पुकारते हैं? बताइए जरा, राज्यसभा को और किस किस नामों से हम पुकारते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के बीच का एक अंतर, इसको समझना। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल आपका किस में आएगा? 80 में आएगा। और हाउस ऑफ पीपल, एच ओ पी, एच ओ पी आता है आपका आर्टिकल 81 में। जो राज्यसभा है साथी, उसको हम बोलते हैं आपका क्या? उच्च सदन। उच्च सदन, उच्च सदन का मतलब है अपर हाउस, अपर हाउस। लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। ये क्यों कहते हैं? मतलब ये कैटेगराइज क्यों किया गया?
और ऐसे नाम इसके कहाँ से आए ये, तो आपको समझना होगा इस बात को कि देखो उच्च सदन का मतलब ही है कि राज्यसभा में हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। राज्यसभा में अगर हम बात करें कि वहाँ पर आपका, हम आगे चल के जानेंगे कि भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, तो हर व्यक्ति के लिए वहाँ पर जाने की संभावनाएं उतनी नहीं है जितनी लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। आपकी अगर उम्र हो गई है 25 वर्ष तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बड़ी आसानी से, और आपके पास धन है तो उसका आप प्रचार प्रसार करके बहुत अच्छे से, या मान के चलो आप पार्टी के एक समर्थित उम्मीदवार है तो हो सकता है आप सांसद बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोकसभा का चुनाव कोई भी लड़ लेता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, तो एक कारण ये माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय सदन। अब देखो एक तरफ तो हमने इसको अपर हाउस बोला और एक तरफ हम इसे सेकंड हाउस कह रहे हैं। अपर का मतलब तो ऊपर होता है ना, तो ये तो फर्स्ट होना चाहिए, फिर सेकंड हाउस फिर हम इसको क्यों कहते हैं, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, और इसको हम प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। ऐसा क्यों, उल्टा उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा आपको कुछ? आप कहेंगे हाँ देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमारे देश में जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्री परिषद। यानी कि आप जब तुलना करोगे ना राज्यसभा और लोकसभा की, तो आप ये पाओगे जब आप आगे चल के इसको पढ़ोगे, तो जर्नल से अभी मैं वो बातें बताऊंगा आपको जो आप जानते हैं। अभी उन बातों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे जिन्हें आप नहीं, मैंने नहीं बताया है, बेशक जानते हो। तो आप देखोगे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है आपका, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बताई थी, किस आर्टिकल से बताई थी ये भी आप बताना, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब आप आगे चल के धन विधेयक पढ़ोगे, धन विधेयक जो है, धन विधेयक के जो मामले होंगे उन पर भी जो अधिकार होगा, वो धन विधेयक का कोई मामला तो वो लोकसभा में ही रखा जा सकता है, या धन विधेयक पर जो आपका निर्णय होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष का होगा, यानी कि वहां पर भी किसको विशेष अधिकार दिए गए, लोकसभा को। तो आप देखोगे बहुत सारी जगह पर क्या है, लोकसभा जो है उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, इसीलिए लोकसभा को बोला जाता है प्रथम सदन। बात क्लियर है, थम्स अप करके रहो, मेरे साथ में बताते रहो। कई साथियों ने तो बहुत बढ़िया बताया है, आर्टिकल 75(3) में बताया गया है, आर्टिकल 75(3) में बताया गया है, बहुत शानदार। द्वितीय सदन, अगली बात, इसको हम बोलते हैं संघीय सदन, संघीय सदन। पेन क्यों नहीं चल रहा भैया इसका, ये इसकी स्याही खत्म हो गई है क्या? संघीय सदन यानी कि इसको फेडरल हाउस के बोलते हैं। अब मेरे अच्छे स्टूडेंट से क्वेश्चन होगा, फेडरल का अर्थ मैंने आपको क्या समझाया था? जिन साथियों ने शुरुआती क्लासेस नहीं करी है वहां पे हमने बहुत सारे अर्थों को समझा था, आपको पता होना चाहिए। संघीय सदन, संघीय का मतलब ही क्या होता है, जब राज्य का भी आपका क्या हो, राज्य की भी भागीदारी हो, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स भी शामिल हो यूनियन के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं। या मैं पूछूं भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है, या भारत में एकात्मक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था मैंने आपको बताई थी? तो हमने एक्सप्लेन किया था कि भारत में तो अर्ध संघात्मक है, यानी कि क्वासी फेडरल है। तो क्वासी फेडरल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट्स को भी आपका जगह मिली है, तो स्टेट्स को जगह मिली है, स्टेट्स को जगह मिली है। अर्ध संघात्मक कहने का कारण ये था कि एकात्मक से ज़्यादा हमारी तरफ संघात्मकता के जो लक्षण हैं, यानी कि यूनिटरी से ज़्यादा जो साथी फेडरल होने की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, उस तरफ हमारा जो देश है या हमारा जो संविधान है उस तरफ इंक्लाइन है, उस तरफ उसका झुकाव है। ठीक है, इसीलिए तो उसको हम बोलते हैं अर्धसंघात्मक। ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ संघात्मकता और एकात्मकता, एकात्मकता का उदाहरण कौन सा था हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो कुछ एकात्मकता के उदाहरण भी है हमारे यहाँ, कुछ संघात्मकता के भी उदाहरण हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है, ज़्यादा संघात्मकता है, इसलिए अर्धसंघात्मक उसको हम बोलते हैं। अर्धेकात्मक इसीलिए नहीं कहते हैं। तो अर्धसंघात्मक होने की वजह से क्या बोलेंगे, यहाँ पर संघीय सदन है ये, यानी कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको लोकप्रिय सदन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन लोग जाते हैं, कोई जन, राज्यों का प्रतिनिधित्व बनाया गया है कि सभी राज्यों का हो तो राज्यसभा में, इसलिए संघीय सदन। लेकिन सभी जो लोग हैं वो चुने हुए लोग जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस। क्योंकि इसमें जनता जो है, एफपीपीएस प्रणाली मैंने आपको समझाई थी, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, उसे जनता सीधे वोट डालती है, और जिसको ज़्यादा वोट मिल गए हों वो क्या है, वो लोकप्रिय। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं क्या वो सच में लोकप्रिय होता है, हाँ या ना? जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं क्या वो सच में लोकप्रिय होता है? जैसे एक उदाहरण मैं पूछूं, आपके यहाँ एक नेताजी थे और चुनाव लड़ रहे थे, मान लो बहुत सारे नेताजी, A B C D E F
जी, एच, बहुत सारे लोग, इनको 9 वोट मिले, इनको 10% वोट मिले, इनको 11% वोट मिले, इनको 12 मिले, इनको 13 मिले, इनको 14 मिले, इनको 15% वोट मिले, इनको 16% वोट मिले। कितना हो गया टोटल बताओ पहले तो? 16 10 26 5 31 10 41 4 45 10 55 3 58 2 60 10 70 और 11 81 81 10 81 10, पूरा परफेक्ट ही 100 बैठ गया। अरे वाह! कितना हो गया टोटल बताएंगे? ये सही है, आज के बाद इसी गिनती को लिखेंगे। ए से एच तक अगर हम लिखते हैं और 9 से शुरू करते हैं तो गिनती 100 बैठ जाती है। ये मुझे अभी पता चला है। ये तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो क्या बोलेंगे इसको। अब मुझे बताओ, इतने ये कैंडिडेट्स हैं, जीतेगा कौन? 100% वोट डल गए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। 100% वोट भी हमने डलवा दिए, ठीक है, या एच को हटा लो और ये मान लो कि 84% वोटिंग हुई। चलो मान ली 100% वोटिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आइडियल सिचुएशन है। कौन जीतेगा यहाँ पर? एच जीतेगा। लेकिन बताना जरा, ये ऊपर जो वोट है, 84% लोग तो ऐसे थे जो क्या कहते थे कि एच नहीं बनना चाहिए। 84% लोग तो यही चाहते था कि भाई एच ना बने। तो आप सोचिए, जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं वो जरूरी सही में लोकप्रिय हो, ये जरूरी नहीं है। लोकप्रिय को लोकप्रिय तब माना जाए सही मायने में कि अगर 50% से ज्यादा मिल जाए, तभी तो सही मायने में लोकप्रिय मानना चाहिए हमको, हाँ या ना? तो क्या आप मुझे बताओ, जीत अगर एपीपीएस प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता तो यही है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीतेगा। लेकिन क्या ये सच में लोकप्रिय हो, ये जरूरी है? बात समझ पाए तो आप कहेंगे नहीं। कभी भी इसकी व्याख्या आपको करनी हो तो आप समझाएंगे कि जो जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि लोकप्रिय हो, है ना? आगे आएंगे। लेकिन फिर भी उसको लोकप्रिय कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा उसी को मिले हैं। कुछ के लिए होता है वो, जनता के लिए प्रिय। स्थायी सदन किसको कहते हैं? स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। देखो, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य का तो 6 वर्ष होता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, मुझे बताइए आप, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, आगे चल के आप जान जाओगे, बस थोड़ा सा इसको जानो। राज्यसभा जो मेंबर होता है यानी कि अपर हाउस में, वो 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन कभी भी मैं आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लूं, और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ऑप्शन में 6 भी होता है, राज्यसभा, तो याद रखें राज्यसभा का स्वयं का नहीं होता है कोई कार्यकाल, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है आपका, स्थायी है। स्थायी का मतलब वो विघटित ही नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। लेकिन लोकसभा क्या है? लोकसभा, लोकसभा विघटित हो जाती है, इसलिए लोकसभा को हम बोलते हैं अस्थायी सदन। इसको तो 5 वर्ष से पहले भी अगर विश्वास मत सरकार खो दे, या सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक है, और नई सरकार गठन होने के लिए राष्ट्रपति एक न्योता देते हैं और नई सरकार भी गठन नहीं होती है, तो लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष अपने पूरे ही करे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज आपने देखा होगा सरकारें गिर जाती हैं कई बार, है ना, नई सरकार को न्योता दिया जाता है और नई सरकार भी नहीं गठित हो पाए तो फिर चुनाव कराने पड़ते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको टेम्पोररी हाउस बोलते हैं, टेम्पोररी हाउस इसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं साथी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये इनके नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी नाम से पुकारा जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया, अंग्रेजी में इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। वैसे हम जनरली जो अपना आम बोलचाल में राज्यसभा और लोकसभा बोलेंगे, लोकसभा बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें, सॉरी। अभी आगे आना है हमको, अभी हमको एक चीज़ और समझनी है। क्या बोलेंगे अब? बात आती है राज्यसभा, इसके बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है? राज्यसभा का गठन, अभी मैंने आपको बताया। आप मुझे बताएं, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा ही लिख दूं, आरएस लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप लिख लेना, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप लिख लेना। अब देखो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? सारे साथियों ने बताया 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान में 245, जैसे आपने कह दिया। तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारा संविधान कह रहा है कि अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए, तो फिर 245 क्यों है, मतलब 250 क्यों नहीं है?
इसका क्या कारण है? जैसे आप लोकसभा में भी देखते होंगे कि लोकसभा में अधिकतम जो बात की गई है वो 552